हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द मुगल्स 16 टू 17 सेंचुरी। ठीक है, इससे पहले जो आपने देखा होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, जिसका जो शासन काल था, जिनका जो रूलिंग पीरियड था 1206 से लेकर 1526 तक था। ठीक है, तो आपको टेबल अगर याद रही होगी तो सबसे पहले जो लास्ट में थे लोधी थे। ठीक है, लोधी जो 5 डायनेस्टी थी उसमें लोधी थे, इब्राहिम लोधी को हराएंगे बाबर। ठीक है, और बाबर जो थे वो मुगल थे। तो ऐसे ही जो मुगल पीरियड था वो शुरू हुआ था। इसमें बहुत सारे जो है एम्परर आए थे। बाबर हो गए, सबसे पहले थे बाबर, फिर हुमायूं, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ठीक है, क्या क्या थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ठीक है, तो मैंने इसको आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इस चैप्टर का क्या क्या होने वाला है इससे। चलिए अब हम देखते हैं कि द मुगल्स कैसे आए थे। तो रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. किसी भी राजा के लिए अपनी मिडिल एज में, ठीक है, अपनी मिडिल एज में इतने बड़े, जैसे हमारा जो देश है इसमें सारी डाइवर्सिटी है, इसमें अलग अलग विविधता के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं यहाँ पे। तो इतने सारे उसमें जो है एक बहुत बड़ी टेरिटरी पर रूलिंग करना, शासन करना जो है एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते? इंडिया था उसमें, जब इंडिया जो है वो नहीं बना था देश, तो इंडिया था उसमें, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, इस तरीके से सब आते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो था ये जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा इसमें जो है डिफिकल्ट टास्क था उस राजा के लिए। तो क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रोडेसेसर द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकॉम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिथरटो सीन पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। जितना भी राजाओं ने किया है ना, इस जो उनके पूर्वजों ने किया था, राजा के जो पूर्वज थे, प्रीडेसेसर थे, उनके जो पूर्वज थे, जो मुगल्स के पूर्वज थे, तो उन्होंने जो भी कुछ किया, जैसे कि अपने राज्य का निर्माण किया, अपने राज्य का विस्तार किया, तो वो जो था सब कुछ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा, छोटे से टाइम के लिए रहा। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, लगभग 16th सेंचुरी के हाफ में, दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। उन्होंने जो अपना राज्य था वो आगरा से दिल्ली तक और ज़्यादा बढ़ा लिया। अंटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बल्कि क्या था, 17th सेंचुरी आते आते 17th सेंचुरी के लास्ट तक, अंटिल जब तक 17th सेंचुरी थी तब तक क्या था, उन्होंने पूरे जो है आगरा से लेकर दिल्ली पर सारे जो सब कॉन्टिनेंट को कब्जे में ले लिया था। मतलब क्या था, वो आक्रमण करते चले जाते थे और जितना भी राज्य था उसको अपने अंदर समेटते चले जाते थे, उन पर अपना कब्जा जमाते चले जाते थे, और उन्होंने जिससे कि अपना राज्य जो था बहुत बड़ा कर लिया था। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, लिविंग अ पॉलिटिकल लेजेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें फैलाई थी अपने राज्य में, उतना सब कुछ किया था राज्य में, मतलब इतनी अच्छी तरीके से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, सब कुछ जो है कामकाज संभाला जा रहा था वहाँ पर, कि जो लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। जो वहाँ के जो लोग थे उनके लिए एक पॉलिटिकल लेजेसी छोड़ी, और जो वहाँ के जो और जो राजा थे वो उसको चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाए। मतलब सोचते थे कि हम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलें और हम भी ऐसे ही शासन करें। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। आज भी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया एड्रेसेस द नेशन, राष्ट्र के प्रति जब संदेश देते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, तो फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसके रैम्पार्ट से खड़े होकर जो संदेश देते हैं, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पर। वास्तव में ये मुगल एम्प्रस, मुगल जो शासक थे उनका रेजिडेंस हुआ करता था। ठीक है, तो देखो ये जो है लाल किला है, रेड फोर्ट है, इसको बनवाया है शाहजहां ने, बनवाया था इसको। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था इसको, बनवाया था 1638 में। कब शुरू किया था? 1638 में। और कब तक चला था? 10 साल इसका काम चला था, 10 साल में ही बनकर तैयार हुआ था, 1648 तक चला था। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था? शाहजहां ने। ठीक है, याद रखना आप ये चीज़। तो रेड फोर्ट है ये। ठीक है, हु वर द मुगल्स। अब ये आया क्वेश्चन कि मुगल्स कौन थे। तो द मुगल्स वर डिस्केंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। डिस्केंडेंट्स मीन्स होता है संतान। ठीक है, क्या होता है? संतान। लाइनेजेस मीन्स होता है खानदान। ठीक है, मुगल्स जो थे वो 2 बड़े बड़े जो खानदान थे, जैसे कुल बोल लीजिए आप, वंश बोल लीजिए, उनके जो है उनकी जो संतानें थी। ठीक है, फ्रॉम देयर मदर साइड, अगर मदर साइड से देखें, दे वर डिस्केंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। वो जो थे डिस्केंडेंट्स थे चंगेज खान के। डाइड 1227, जो कि जिनकी डेथ हुई थी 1227 में। द मंगोल रूलर हु रूल ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। एक मंगोल रूलर चंगेज खान था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे पार्ट्स पर
जो है शासन किया। फ्रॉम देयर फादर साइड, अगर फादर की साइड से देखें, दे वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर डेड 1404, जो तैमूर थे उसकी डेथ हुई थी 1404 में, तो उसके सक्सेसर थे द रूलर ऑफ, जो कि ईरान का रूलर था, इराक और मॉडर्न डे टर्की। ठीक है, किस कहाँ कहाँ रूल किया था उसने? ईरान, इराक और जो आजकल है टर्की, वहाँ पर उसने रूल किया था। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, जबकि क्या था, जो मुगल्स थे ना जितने भी, वो अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अब इसका भी एक रीज़न था। दिस वॉज बिकॉज, इसका कारण ये था कि चंगेज़ खान जो था ना बहुत ज़्यादा हिंसक प्रकृति का था, वो मतलब वो लोगों को मारता था बहुत ज़्यादा, किलिंग जो है पीपल्स। तो मेमोरी जो उसकी, जो लोगों के बीच में यादें बन गई थी ना, बहुत खतरनाक यादें थी। लोग चाहते थे, तो ऐसे परिवार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसका नाम अपने साथ कौन जोड़ना चाहेगा। तो मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक, जो कि उज़्बेक से भी लिंक था। देयर मंगोल कॉम्पिटिटर, जो उनके मंगोल कॉम्पिटिटर थे, उनसे भी वो लिंक करता था, उज़्बेक्स जो थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अगर देखें, द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री। मुगल्स चाहते थे कि उनको प्राउड होता था टिमुरिड एंसेस्ट्री पर, जो उनका टिमूर था, जो फादर साइड से था। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े दादा परदादा थे, उन्होंने क्या था, दिल्ली पर 1398 में अपना कब्जा जमा लिया था। इसलिए उनको अच्छा लगता था कि हम, उनको प्राउड फील होता था कि हम कितने बहादुर हैं, तो वो अपने नाम को फादर की साइड से जोड़ने जाते थे। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, वो अपनी इस जो जीनियोलॉजी थी ना उनकी, कि मतलब वो पिता की साइड से अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे, तो अपनी इस जीनियोलॉजी को जो है सेलिब्रेट करते थे समय समय पर। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ, हर रूलर जो था वो तिमूर के साथ अपनी पिक्चर खिंचवाना पसंद करता था, और सोचता था कि मतलब हर कहीं अगर वो दिखाई देगा कोई राजा, तो तिमूर के साथ ही दिखाई देगा। तो उनको अच्छा लगता था कि भाई, जैसे कहते हैं ना, सिंबल बन गया था, वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था उनका, कि हाँ बहादुरी का प्रतीक है ये। तो इसलिए उनको अपने आप को इसको जेनेलॉजी को वो जो है समय समय पर सेलिब्रेट भी करते थे। मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग। मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग कैसी होती थी? बाबर सबसे पहले आता है इसमें, बाबर का नाम, ठीक है, जिसने जो रूल किया था 1526 से लेकर 1530 तक करा था, यानी कि 4 साल उसने रूल किया। द फर्स्ट मुगल एम्पर, ये जो था सबसे पहला एम्पर था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, जब ये सिर्फ 12 साल का ही था बाबर। तो 1494 फरगाना में इसने जो है मतलब थ्रोन इसको मिला था, इसने वहाँ पर सफलता प्राप्त की थी। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, द उज़्बेक्स। ये क्या था, जो एक दूसरा मंगोल ग्रुप था उज़्बेक्स, उसके संपर्क में भी आया, जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था ये। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल, लगभग कई सालों की भागदौड़ के बाद ये वहाँ से चला गया था। ही सीज्ड काबुल, उसने जो है 1504 में काबुल पर अपना कब्जा जमाया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हराया, इब्राहिम लोदी, ठीक है, एट द पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। मतलब पानीपत की एक लड़ाई हुई थी, उसमें उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, और उसने सारी दिल्ली और आगरा पर जो है अपना कब्जा जमा लिया था। बाबर ने ही कब्जा जमाया था दिल्ली और आगरा पर। सबसे पहला मुगल एम्पर था कौन? बाबर। याद रखना इस कौन सा एम्पर था, तो वो बाबर था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। मुगल ट्रेडिशंस इन सक्सेशन, मुगलों की जो परंपराएं थी सक्सेशन की, वो क्या थी? तो द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर। प्रीमोजेनिचर मीन्स होता है क्या कहते हैं, जैसे कि बेटा होता है ना, बेटा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको बोलते हैं प्रीमोजेनिचर। तो द मुगल्स जो है वो विश्वास नहीं करते थे, उनको विश्वास नहीं था जो रूल था प्रीमोजेनिचर का। तो वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, जहाँ पर जो राजा का बड़ा बेटा होता था, ठीक है, वही राजा की संपत्ति का मालिक बनेगा, तो वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे मतलब। तो यानी कि प्रीमोजेनिचर रूल्स पर वो लोग विश्वास नहीं करते थे। इंस्टेड इसके बजाय वो फॉलो करते थे मुगल एंड टिमोरिड कस्टम, जो मुगल्स और जो टिमोरीज में होता था, टिमोरीज जो कस्टम्स में होता था, कॉपरेसिनरी इनहेरिटेंस, यानी कि सभी बेटों को समान अधिकार मिले, और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमोंगस्ट ऑल द सन, सारे बेटों को मतलब संपत्ति जो है बराबर बांटी जाए, या संपत्ति का अधिकारी राजा जो बनना है तो सभी बेटों को उसका बराबरी का हक मिले। विच डू यू थिंक इज अ फेयर डिवीजन और इनहेरिटेंस, क्या आपको क्या लगता है कौन सा फेयर डिवीजन है इनहेरिटेंस में, प्रीमोजेनिचर में, या फिर कॉपरेसिनरी में? आपको क्या लगता है? जो आपके व्यू हो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। मुगल्स के जो थे, जो दूसरे और रूलर्स थे, उनके साथ के रिलेशंस थे। तो द मुगल रूलर्स
campaign constantly against rulers who refused to accept their authority. मुगल्स जो रूलर्स थे वो कैंपेनिंग लगातार करते रहते थे और जो लोगों के साथ जो है वो युद्ध वगैरह करते रहते जो उनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते थे जो रूलर्स. बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलेंट्रीली. लेकिन मुगल्स जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, जब बहुत सारे रूलर्स ने उनको ज्वाइन किया, ठीक है, मुगलों के साथ जो लोग आ गए. जैसे क्या होता था, राजपूत लोग जैसे होते तो राजपूत क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी मुगलों से करते थे, है ना. अब बदले में सारा राज्य उनको दे दिया, तो मुगल्स जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे. मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस, बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल. लेकिन बहुत ज़्यादा जो है कुछ नहीं करते थे, लेकिन अधिकतर जो लोग थे राजपूत वगैरह वो शादी करते थे अपनी बेटियों की. तो इससे जो है मुगल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे. जैसे कि एक नाम यह है द मदर ऑफ जहांगीर. जहांगीर की मदर वॉज अ कछवा प्रिंसेस, एक कछवा प्रिंसेस थी. डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर, जो कि एक राजपूत रूलर थे अंबर, उनकी डॉटर थी. मॉडर्न डे में जिसको अब जयपुर कहा जाता है. ऐसी है द दूसरा नाम है द मदर ऑफ शाहजहां. शाहजहां की जो मदर थी वॉज अ राठौर प्रिंसेस, वो एक राठौर प्रिंसेस थी. डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर मारवाड़ जोधपुर, जो कि डॉटर थी मारवाड़ राजपूत रूलर की, मारवाड़ की. ठीक है, याद रखना ये चीज़. चलिए आगे बढ़ते हैं. द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी. ऐसे ही मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने मुगलों की जो अथॉरिटी थी उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया लंबे समय तक उन्होंने, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाया. वंस डिफीटेड, जब वो एक बार हार गए तो क्या हुआ था, जो मुगलों ने उन पर अपना कब्जा जमा लिया, तो मुगलों ने क्या बोला कि उनसे उनकी जो लैंड थी वो ले ली, कि हाँ ये लैंड है हमारी, मतलब उनसे छीन ली और कहा इस पर तुम मतलब सब काम कर सकते हो, रिवेन्यू टैक्स वसूलो, रिवेन्यू मतलब इससे टैक्स भी ले सकते हैं, हम सब कुछ करेंगे, बस देखभाल हम करेंगे, देखभाल तुम करोगे और बाकी सारी ये हमारी रहेगी. तो देवर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स गिवन देयर लैंड्स वतन, जिसको वतन बोला जाता था, बैक. उन्होंने उसकी जो मुगलों ने क्या करा था, उनकी जो ज़मीन थी जो ली थी ना वो उसको वापस दे दी और कहा बैक एज असाइनमेंट्स, और एक असाइनमेंट तैयार किया वतन जागीर, जिसको वतन जागीर बोला जाता था. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम. उन्होंने वहाँ पर क्या करा, बहुत सारे चीफ्टेंस, गांव के विलेजर्स जो थे, जैसे हेडमैन होते हैं या कोई ज़मींदार होता है, तो उसको उन्होंने उसमें रख दिया कि बस तुम ज़मीन तो तुम्हें दे दी गई है लेकिन ज़मीन हमारी रहेगी, लेकिन तुम इसका बस ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो तुम्हें क्या क्या करना है. तो इसको कहा जाता था वतन जागीर. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. ये लोग ये कौन होते थे, ठीक है. तो एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एंड कॉम्पास डिफरेंट रीजन्स, जैसा कि बताया गया है कि जो एम्पायर था वो बढ़ता चला जा रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, तो अलग अलग रीजन्स में वो एक्सपेंड हुआ. द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स. दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास इन अदर ग्रुप्स. तो क्या था, लोगों के जो ग्रुप थे ना, चाहे वो अफगान्स हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, राजपूत हों, मराठास हों या कोई और भी ग्रुप्स हों, तो सारे जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए. तो क्या हुआ था, दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार. जिन्होंने ये सब जो थे हार गए थे उनसे, तो जब हारने के बाद इन्होंने भी मुगल सर्विस ज्वाइन कर ली और इनको क्या कर एनरोल्ड एज मनसबदार, और ये सारे जो है मनसबदार बन गए थे. द टर्म मनसबदार, यहाँ से मनसबदार की डेफिनेशन है, द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब. ठीक है, मनसबदार जो टर्म है उसका मतलब है एक इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, जो कि एक मनसब है, मीनिंग अ पोजीशन और रैंक, जिसकी एक मतलब पोजीशन होती थी या फिर एक रैंक होती थी. ठीक है, उसको कहा जाता था मनसबदार. तो चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, इंडियन मुस्लिम हो, अफगान हो, राजपूत हो, मराठास हो, कुछ भी हो वो, ठीक है. तो अगर वो मुगलों को ज्वाइन करता था तो उसको एक मनसबदार का जो है कहते हैं ना वो उपाधि दे दी जाती थी. तो इस तरीके से उसमें एक मनसब होता था. मनसब का मतलब था एक पोजीशन और एक रैंक. इट वाज अ ग्रेडिंग, ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था यूज्ड बाय द मुगल, जिसको मुगलों ने जो है फिक्स किया था. जैसे कि फर्स्ट पे आता था रैंक, सेकंड सैलरी एंड 3 मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी. उसकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती थी. मान लीजिए कोई मनसब है अगर, तो सबसे पहले तो उसकी रैंक कि किस रैंक पर है वो, उसकी सैलरी क्या है, उसकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यानी उसको मिलिट्री का कारभार भी संभालना होता था. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट. उनकी जो रैंक और जो सैलरी होती थी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जाट, उसके हिसाब से जो है डिटरमाइन किया जाता था. द हायर द जाट, जिसकी सबसे ज़्यादा जाट होती थी, ऊंची होती थी, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी. तो जैसे कहते हैं भाई उसकी जाट बहुत ज़्यादा है ना, तो जिसकी जाट सबसे ज़्यादा होती थी उसकी पोजीशन जो थी वो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति माना जाता था. उसकी पोजीशन, उसकी रैंक सब कुछ बहुत बढ़िया होती थी और उसकी जो सैलरी थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी.
ठीक है, चलिए। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of savar और कैवलरी मैन। तो मनसबदार की जो मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी उन सबको एक मेंटेन करता था कौन? कैवलरी मैन। कैवलरी मैन होते हैं जो घुड़सवार होते हैं। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। मनसबदार जो होते थे अपने कैवलरी मैन से जो रिव्यू लेते थे, गॉट देम रजिस्टर्ड, उनको रजिस्टर्ड करते थे, देयर हॉर्सेज ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। तो उनके जो हॉर्सेज होते थे, जो उनके घोड़े होते थे वो ब्रांडेड होते थे और वो उनको जो है पैसा देते थे टू पे देम एज सैलरी, सैलरी के बतौर। मतलब उनको जो है घुड़सवार, जब क्या होता था घुड़सवारों से वो उनके घोड़े लेते थे मिलिट्री कैंपेन्स में चला यूज़ करने के लिए और उनको वो पैसा देते थे सैलरी बतौर कि तुम सैलरी रखो काम काज के लिए, मतलब जो आगे उनके जीवन यापन के लिए काम आती थी। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रिवेन्यू। और मनसबदार क्या करते थे, उनकी जो सैलरीज होती थी वो रिवेन्यू के तौर पर, असाइनमेंट के तौर पर उनसे ले लिया करते थे। जागीर्स, जिसको जागीर्स कहा जाता था, विच वर समवॉट लाइक इक्ताज, जिसको इक्ताज भी बोला जाता है, बट अनलाइक मुक्तिज, लेकिन मुक्तिज की तरह नहीं। मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। जो जितने भी मनसबदार थे वो क्या जो थे डिसाइड इन और एडमिनिस्टर्स देयर जागीर्स, उनकी जागीर्स जो थी उनको जागीर्स बोला जाता था। तो उनकी जो जैसे मान लीजिए मनसबदार जो है सैलरी कलेक्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से वो रिवेन्यू दे रहे हैं, उनका टैक्स दे रहे हैं। दे ओनली हैड राइज टू द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स वाइल द मनसबदार्स देमसेल्फ सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो मनसबदार होते थे ये जगह जगह जाकर जो है टैक्स वसूला करते थे, अगर शॉर्ट में बताया जाए तो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इन अकबर्स अकबर की रीन में अगर देखें, दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रिवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। तो अकबर की अगर रीन में देखा जाए तो ये जो जागीर्स थी ये केयरफुली चलती रही है ना, जिससे कि जो रिवेन्यूज था, जो टैक्स था वो रफली आता रहा और मनसबदार की जो सैलरी मिलती रही। बाई औरंगजेब रीन, लेकिन जैसे ही औरंगजेब आया, दिस वॉज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। तो जैसे ही औरंगजेब आया तो ये काम ज़्यादा नहीं चल सका, ठीक है, और जो सैलरी सिस्टम था वो भी खत्म हो गया। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव द जागीर। तो इससे क्या हुआ था, जो मनसबदार थे उनकी संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वो टैक्स का जागीर का जो है कलेक्ट करने की सोचते रहते थे, लेकिन उनको इतना टैक्स नहीं मिल पाता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर। इससे क्या हुआ था, इसने और बहुत सारी चीज़ों ने जो है जागीर्स की जो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा कर दी, क्योंकि क्या हुआ था लैंड थी नहीं इतनी, जो किसान थे वो परेशान हो रहे थे कि किसी किसी किसान के पास जो लैंड का बहुत छोटा सा हिस्सा होता था, तो छोटे से हिस्से से टैक्स कैसे वसूला जाए। अगर वो टैक्स दे रहे थे तो इतना तो वो उनकी जो फसलें भी नहीं हो रही तो बेचारे टैक्स कहाँ से देंगे। तो इससे जो था आम आदमी जो था किसान वो बहुत ज़्यादा मर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी में था वो। तो एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। तो जितना होता था, इसका परिणाम यह रहा, जितना होता था उनके पास उतना ही वो टैक्स दे पाते थे। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन। औरंगजेब जो था अपने जो उसके लास्ट के जो साल थे अपनी रीन के, जो उसके रूलिंग पावर थी, उसके जो लास्ट ईयर्स थे उसमें वो ये सब डेवलपमेंट्स को कंट्रोल करने में बिल्कुल असमर्थ रहा। एंड द पीजेंट्री देयर फॉर सफर ट्रेमेंडसली। और जितने भी किसान थे, पीजेंट्री यानी जितने भी किसान थे वो सब इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्योंकि क्या था वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, है ना। तो कई बार उनके पास लैंड थी नहीं, लैंड बहुत छोटी सी थी, उस पर फसलें ज़्यादा होती नहीं थी, लेकिन टैक्स उनको इतना ही वसूलना पड़ता था। तो इससे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सारा जो सफ़र था उनको किसानों को ही वहाँ पर करना पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।